आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के क्लास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परफेक्ट क्लासेस ने क्लास 9 के बच्चों के लिए जीव विज्ञान की ऑनलाइन क्लास शुरू किया है। इस क्लास में हम बायोलॉजी के हर एक चैप्टर को अलग अलग वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है आपकी किताब में वो है जीवन की मौलिक इकाई। इस चैप्टर में इस वीडियो में हम जो है जीवन के लिए जो सबसे जरूरी चीज है यानी कोशिका, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम जिन जिन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। फिर विसरण और परासरण के बारे में पढ़ेंगे कि यह क्या होते हैं, कैसे होते हैं और यह कोशिकाओं के लिए क्यों जरूरी है। उसके बाद कोशिका के संरचनात्मक संगठन को समझेंगे। कोशिका का संरचनात्मक संगठन कहने का मतलब है कि कोशिका का जो निर्माण होता है वह किन किन जरूरी तत्वों से होता है, जैसे कोशिका या फिर प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बारे में। फिर हम जानेंगे कि अमीबा में जो एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया होती है वह कैसे होती है और वह क्यों जरूरी है। फिर कोशिका के विभिन्न प्रकार के बारे में जानेंगे, जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। इसके बाद हम कोशिका के अंगक यानी कोशिकांग के बारे में चर्चा करेंगे, जिनमें अंतर्द्रव्यीय जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और राजधानियां आती है। उसके बाद हम कोशिका विभाजन को समझेंगे कि कोशिका विभाजन किन तरीकों से होता है, कोशिका विभाजन जरूरी क्यों है, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों, जो चैप्टर है आपका जीवन की मौलिक इकाई, यह शुरू करने से पहले जो है कुछ जरूरी बातों को जानना जो है आवश्यक है। जैसे कोशिका को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, लेकिन कोशिका का जो बायोलॉजिकल नाम है वह क्या है, वह है साइटो। कोशिका के अध्ययन को यानी कोशिका की जो पढ़ाई है, कोशिका का अध्ययन जिस विभाग में किया जाता है उसे क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के जनक यानी कोशिका को सर्वप्रथम किसने खोजा था, तो रॉबर्ट हुक ने खोजा था और उन्होंने कोशिका को सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में एक अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी, कहने का मतलब यह है कि जिस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा उन्होंने कोशिका को सर्वप्रथम देखा था वह उन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। और वह जो है आजकल हम जिस तरह के सूक्ष्मदर्शी को देखते हैं उन सबसे काफी अलग थी, इसीलिए उसे एक अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। और इसी सूक्ष्मदर्शी के हेल्प से जो है सर्वप्रथम यानी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका को खोजा था। उसके बाद सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में एक उन्नत सूक्ष्मदर्शी के जरिए किया था। फिर आता है कोशिका सिद्धांत के बारे में। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था 1838 और 1839 ईस्वी में।
फिर सभी जंतुओं में जो सबसे छोटी कोशिका होती है वह होती है माइकोप्लाज्मा, और सभी जंतुओं में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वह होती है शुतुरमुर्ग के अंडे में। मानव में जो सबसे छोटी कोशिका होती है वह शुक्राणु कोशिका होती है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु कोशिका। सबसे लंबी, मानव में जो सबसे लंबी कोशिका है वह है न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिकाएं। मानव शरीर में ही जो है सबसे तेज विभाजन किन कोशिकाओं में होता है? तो मानव शरीर में सबसे तेज विभाजन जो है लीवर की कोशिकाओं में होता है। मनुष्य के शरीर में जो लीवर होता है, उन लीवरों में, उस लीवर में जो कोशिका पाई जाती है उनमें विभाजन दर बाकी कोशिकाओं से सबसे तेज होता है। और मानव शरीर में विभाजन रहित कोशिका, कहने का मतलब यह है कि वैसी कोशिकाएं जिनमें विभाजन नहीं होता है वह कौन सी होती है? वह भी न्यूरॉन कोशिकाएं ही होती है। आप सभी जानते हैं कि मानव का जो शरीर है वह एक बहुकोशिकीय है। मानव जो है एक बहुकोशिकीय जीव होता है, मतलब मानव के शरीर में बहुत अलग अलग तरह की कोशिकाएं पाई जाती है। तो कौन कौन तरह की कोशिकाएं? तो मानव शरीर में जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है वह कौन कौन सी होती है? रुधिर, सबसे पहले रुधिर कोशिकाएं। मानव के शरीर में जो खून होता है उनमें भी बहुत तरह की कोशिकाएं पाई जाती है, जैसे आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। इसके बाद पेशीय कोशिकाएं। पेशीय कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती है जिनसे मिलकर के हमारी मांसपेशियां बनी होती है। फिर अस्थि कोशिकाएं। अस्थि कोशिकाओं से ही जो है हमारी अस्थियों का निर्माण होता है। फिर शुक्राणु, अंडाणु। शुक्राणु और अंडाणु जो होते हैं ये रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। इन्हीं रिप्रोडक्टिव सेल्स की मदद से जो है जीवन निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है। फिर आती है तंत्रिका कोशिकाएं, जो ब्रेन सेल्स, जिन्हें हम ब्रेन सेल्स भी कहते हैं, और वसा कोशिकाएं, फैट सेल्स। तो पूरे चैप्टर को यानी पूरे पाठ को जो है हम लोग कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि कोशिकाओं को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो रॉबर्ट हुक ने देखा था। तो रॉबर्ट हुक यही है, कुछ ऐसे दिखते थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था कि 1674 ईस्वी में, 1674 सॉरी 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सर्वप्रथम अपने ही द्वारा बनाए गए एक अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी, अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह जो सूक्ष्मदर्शी है यह बहुत अच्छी नहीं थी। कुछ कांच के टुकड़ों को इकट्ठा करके एक सिस्टमैटिक वे में सजा दिया गया था और उसी सूक्ष्मदर्शी का यूज करके उन्होंने जो है, जो पेड़ होता है, पेड़ के चारों ओर जो छाल होता है, पेड़ का जो छाल होता है, उसको जब इस सूक्ष्मदर्शी में लगा करके उसको जब सूक्ष्मदर्शी में देखा था रॉबर्ट हुक ने, कब? 1665 ईस्वी में। तो उन्हें जो है कुछ इस तरह की संरचना दिखाई दी थी। बच्चों आप देख रहे होंगे कि इन संरचनाओं में बहुत छोटे छोटे कक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे हैं, इधर भी है, इधर भी।
तो रॉबर्ट हुक इन कक्ष के बारे में सोच रहे थे कि यह कक्ष जो है उन्हें कहाँ दिखे, और इस तरह के कक्ष जो है उन्होंने कहाँ देखा था। बहुत ज्यादा सोचने विचारने के बाद उन्हें ध्यान आता है कि इस तरह के कक्ष जो है उन्हें मधुमक्खी के छत्ते में दिखाई दी थी। आप देख रहे होंगे इसमें भी बहुत छोटे छोटे अलग अलग कक्ष हैं। और इन्हीं कक्ष को उन्होंने कोशिका कहा था। सर्वप्रथम इस कक्ष को उन्होंने क्या कहा था? कोशिका कहा था। बात कब की है? बात है 1665 ईस्वी की। तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने क्या किया था कि पेड़ के छाल को अपने ही द्वारा बनाए गए एक सूक्ष्मदर्शी में देखा था, और उस सूक्ष्मदर्शी में देखने पर जो संरचना उसने दिखाई दी थी, उन संरचनाओं में बहुत छोटे छोटे कक्ष नजर आए थे, और उन्हीं कक्ष को उन्होंने क्या कहा था? कोशिका कहा था। आपको पता होगा कि जो पेड़ का छाल होता है वह जीवित नहीं होता है। पेड़ का जो छाल होता है वह जीवित नहीं होता है। पेड़ का छाल मृत कोशिकाओं से बना होता है। तो रॉबर्ट हुक ने जिन कोशिकाओं को सर्वप्रथम अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी में देखा था वो किस तरह की कोशिकाएं थी? वह मृत कोशिकाएं थी। तो आपको बात यहां तक समझ में आ चुकी होगी। मैं फिर से एक बार रिवीजन करवा देता हूं कि रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में अपने ही द्वारा बनाए गए एक सूक्ष्मदर्शी के जरिए पेड़ के छाल को जब देखा था तो उन्हें कुछ संरचनाएं दिखाई दी थी, और उन्हीं संरचनाओं को उन्होंने क्या कहा था? कोशिका कहा था। ये जो कोशिकाएं थी यह मृत कोशिकाएं थी। अब बात आगे बढ़ती है। इसी के कुछ साल बाद 1665 ईस्वी के ही कुछ साल बाद एक और वैज्ञानिक हुए, एक और जीव वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। बात जो है 1674 ईस्वी की है। कब की है? 1674 ईस्वी की है। 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक ने एक सूक्ष्मदर्शी के जरिए जब तालाब के पानी को देखा, क्या किया? ल्यूवेनहॉक ने एक उन्नत सूक्ष्मदर्शी के जरिए जब तालाब के पानी को देखा तो उन्हें कुछ इस तरह की संरचनाएं दिखाई दी थी। कब? 1674 ईस्वी में। तो बहुत ज्यादा अध्ययन करने के बाद ल्यूवेनहॉक ने यह बताया कि यह जो संरचनाएं हैं जो उन्हें तालाब के पानी में दिखाई दी है, ये वही संरचनाएं हैं जिसे रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में पेड़ की छाल में देखा था। इसी तरह से सर्वप्रथम यह जो संरचनाएं हैं जिसे ल्यूवेनहॉक ने एक उन्नत सूक्ष्मदर्शी में देखा था, वो संरचनाएं जीवित थी, और रॉबर्ट हुक ने जिन संरचनाओं का अध्ययन किया था, जिन संरचनाओं के बारे में बताया था, वह मृत कोशिकाएं थी। तो बच्चों, कहानी आपको यहां तक समझ में आ गई। बात यह है कि रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में मृत कोशिकाओं की खोज की, और एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिकाओं की खोज 1665 ईस्वी में की, और उसी के कुछ साल बाद एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं की खोज की 1674 ईस्वी में। अब इसके बाद बात यह आती है कि जो कोशिका है उसे हम जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं?
क्यों, आखिर कोशिका ऐसा कौन सा कार्य करती है जिसकी वजह से इन्हें संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। तो संरचनात्मक इकाई कहे जाने के पीछे कारण यह है कि जो जीवों का शरीर है, जितने भी जीव होते हैं, आपको पहले भी पता है कुछ जीव एक कोशिकीय और कुछ जीव बहुकोशिकीय होते हैं। तो वे सभी जीव, उन बहुकोशिकीय जीवों के शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है, मतलब वह इकाई जिससे मिलकर के उन जीवों के शरीर का निर्माण हुआ है, वो इकाई कौन है? तो वह इकाई कोशिका होती है। इसीलिए कोशिका को जो है जीवन की संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। पूरे जीवन का जो संरचना है वह किस पे डिपेंड करता है, वह किस पे निर्धारित होता है? तो वह कोशिका पे ही निर्धारित किया जाता है। फिर क्रियात्मक इकाई, आखिर क्रियात्मक इकाई उसे क्यों कहते हैं? तो एक अकेली कोशिकाएं वे सभी मौलिक क्रिया करने में सक्षम होती है जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है। जिंदा रहने के लिए कौन कौन सी क्रियाएं जरूरी है? तो जिंदा रहने के लिए सांस लेना जरूरी है, जिंदा रहने के लिए भोजन करना जरूरी है, भोजन का पाचन होना जरूरी है, और जो बचे हुए भोजन होते हैं वैसा भोजन का वह भाग जो पच नहीं पाता है उसका निष्पादन होना भी जरूरी होता है। तो ये सभी मौलिक क्रियाएं एक अकेली कोशिका करने में सक्षम होती है। वे सारी क्रियाएं कोशिका ही कर रही होती है। इसीलिए जो है कोशिका को जीवन की क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। तो बच्चों, आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि कोशिका को जो है जीवन की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं। संरचनात्मक इकाई इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जीवों का जो शरीर है वह किससे मिलकर के बना होता है? वह कोशिका से मिलकर के बना होता है। और क्रियात्मक इकाई इसीलिए कहते हैं क्योंकि एक अकेली कोशिका भी वह सभी कार्य करने में सक्षम होती है जो जीवन के लिए जरूरी है। कोशिका में जो है कुछ गुण पाए जाते हैं। वह गुण कौन कौन से हैं? तो कोशिका की जो आकृति और आकार होता है वह अनिश्चित होता है। जितनी भी अलग अलग तरह की कोशिकाएं होती है उनके आकार और उनकी आकृति सभी एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होती है। और आकृति और आकार जो है किस बात पे निर्भर करता है? तो आकृति और आकार जो है उसके कार्य पर निर्भर करता है कि जो कोशिका है वह कौन सा कार्य शरीर में, मानव शरीर में या किसी अन्य जीव के शरीर में कौन सा कार्य कर रही है, उसी कार्य के अनुसार जो है उसकी आकृति एवं आकार होता है। फिर किसी नई कोशिका का निर्माण जो है अब पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही होता है। पहले एक कोशिका होगा, मान लेते हैं पहले एक कोशिका होगा, विभाजित होकर के दो कोशिका बनेगा, फिर यह दो कोशिकाएं आगे विभाजित होकर के दो कोशिकाएं बनाएंगी। तो इसी तरह से जो है विभाजन चलता रहता है। तो आप देख रहे होंगे कि जो विभाजित कोशिका है इसका निर्माण कहाँ हुआ है? मातृ कोशिका से ही हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि जो नई कोशिका होती है उनका निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होता है। और इस बात को जो है किसने बताया था? बिरचो ने बताया था। बिरचो ने क्या बताया था कि नई कोशिका का जो निर्माण है पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होता है।